ये धारावाहिक दलबीर कौर जी द्वारा सुनाई गई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे मनोरंजक बनाने के लिए कुछ काल्पनिक घटनाओं का समावेश किया गया है। किसी भी वर्ग व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं बेरी गुड स्टोरीज और कहानी चल रही है दलबीर कौर। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि दलबीर कौर किसी तरह वाघा बॉर्डर पर अख्तर फारूकी से मिलने में कामयाब हो जाती है, जो पाकिस्तान से कश्मीर सिंह को रिहा करवा कर लाया था। दलबीर कौर अख्तर को अपने भाई के लिए कुछ चीजें देती है, जिसमें उसके लिए एक स्वेटर भी है, और अख्तर दलबीर से वादा करके जाता है कि वो उसके भाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। अब आगे। बेशक दलबीर कौर ने हिम्मत दिखाकर अख्तर फारूकी को अपने भाई के लिए पैगाम दे दिया था, पर कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। दलबीर कौर घर पहुंच ही नहीं पाई थी कि एसएचओ संधू के कहने पर पुलिस टीम ने दलबीर को हिरासत में ले लिया और थाने ले आए। उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसने सरकारी कामकाज में दखलंदाजी की। इतना ही नहीं, उसने देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। दलबीर कौर की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। हर न्यूज चैनल पर जहां कश्मीर सिंह की रिहाई की खबर दिखाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर दलबीर कौर के बेबाकपन की तारीफ भी हो रही थी। इतना ही नहीं, सरबजीत के पाकिस्तान में कैद होने की चर्चाएं भी होने लगी। दलबीर की गिरफ्तारी की बात सुन सुलक्षण और बलदेव भी थाने पहुंच जाते हैं। बलदेव को तो इस बात पर गुस्सा है कि दलबीर ने फिर उसकी बात नहीं मानी और मनमर्जी करके खुद को ही नहीं बल्कि सबको मुसीबत में डाल दिया। वो देखता है कि दलबीर हाथ में थैला दबाए एक बेंच पर बैठी हुई है। वो बहुत डरी हुई है कि बलदेव एसएचओ संधू से कहता है, साहब जी, वो क्या कसूर है इसका? वो पागल औरत है, छोड़ दीजिए। इतना सुन संधू भड़क जाता है। पागल है तो घर पे रखो ना, और कसूर पूछ रहा है तू? इतनी टाइट सिक्योरिटी को तोड़ दिया। सरहद पर भागने को फिरती थी तेरी ये बीवी। कहा था ना काबू में रख इसे, पर नहीं, तुम लोग नहीं समझे। ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं मुझे। अब देख, ये भी अपने भाई की तरह अंदर जाएगी, वो पाकिस्तान में और ये यहां हिंदुस्तान में। दलबीर के पास अब सुलक्षण आकर बैठ गया है। वो दलबीर को हौसला दे रहा है, पर दलबीर की आंख से आंसू रुक नहीं रहे। वो सुलक्षण की आंख में उभरे सवाल के जवाब में कहती है, गलती क्या है मेरी बापूजी? क्या अपने भाई की रिहाई की गुहार लगाना गुनाह है? आज 18 साल हो गए हैं बापूजी, कोई नहीं सुन रहा। अगर किसी ने सुना तो। अचानक वो पाती है कि बलदेव और संधू के बीच में कुछ गर्मा गर्मी हो गई है। संधू ने बलदेव का कॉलर पकड़ रखा है, उसकी टांगों पर डंडे बरसा रहा है और एक हवलदार से कहता है, अंदर लेके जा इसको, अंदर कर, अंदर कर। दलबीर जब तक पहुंच पाती, हवलदार बलदेव को घसीट कर अंदर ले जाते हैं। दलबीर कहती है, उसे क्यों पकड़ लिया? संधू कहता, कहने लगा कि जनानियों पर क्यों जुल्म कर रहे हो, आपको इसके हक नहीं है। तुम्हारे को चल भी, कोई बात नहीं, तू बैठ जा जमानत बन के। वैसे बीबी, अभी तो बहुत जुल्म होने बाकी हैं तेरे पर। तुझे पता नहीं है कि कितना बड़ा गुनाह कर बैठी है तू। कि अंदर से बलदेव के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, मानो उसे हवलदार पीट रहे हैं। दलबीर घबरा जाती है। सुलक्षण दलबीर को लेकर बाहर आ जाता है। अचानक दलबीर पाती है कि थाने के बाहर बहुत सारे प्रेस वाले खड़े हैं। उनमें से ज्यादातर वही प्रेस वाले हैं जो वाघा बॉर्डर पे थे। उन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किलों से रोका हुआ है। हर प्रेस वाला अपना माइक या मोबाइल आगे करके दलबीर से सवाल पूछना चाहता है। दलबीर जी, आपका भाई कितने सालों से पाकिस्तान में बंद है? कोई कहता है, आपको लगता है कि अख्तर फारूकी आपके भाई को छुड़वाने में कामयाब होगा? दलबीर इतने प्रेस वालों के सवाल सुन घबरा जाती है। वो सुलक्षण का हाथ पकड़ के वहां से निकलना चाहती है, पर पाती है सुलक्षण वहीं खड़ा है। वो कहता, दलबीर पुत्र जी, 18 साल पहले तूने एक लड़ाई शुरू की थी आम से खास बनने की, और देख आज तू खास बन गई है। बस अब पीछे नहीं हटना पुत्र जी। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है और दलबीर अब प्रेस वालों के सामने अकेली खड़ी है। वो एक लंबा सांस लेती है, मन में वाहेगुरु का नाम लेती है और कहती है, पूछिए क्या पूछना है।
इतना सुन सभी प्रेस वाले अपने सवाल ताक देते हैं कि उनमें से एक आवाज दलबीर को चौंका देती है। ये दुबे है, जिसकी भी उम्र हो गई है। वो कहता है पिछले 18 सालों में किसी पाकिस्तानी को रहम नहीं आया, तो आप अख्तर फारूकी पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? है तो वो भी पाकिस्तानी ही ना। दलबीर के जवाब सुनने के लिए सभी अब चुप कर गए हैं। दुबे का सवाल दलबीर को सोचने पर मजबूर कर देता है, पर वो फिर भी निराश नहीं होती। वहां खड़ी भीड़ को जब देखती है, उसे अपने बापू की बातें याद आती हैं कि अब वो खास बन चुकी है। वो कहती है 18 साल घोर तपस्या की है मैंने। अगर मेरी तपस्या में कोई खोट नहीं तो मुझे धोखा नहीं मिलेगा। इतना सुन प्रेस वाले अगला सवाल पूछने लगते हैं। दलबीर दूर देखती है जहां सुलक्षण खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो समझ गया था कि अब दलबीर को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और उधर पाकिस्तान में वो सर्दियों के ही दिन थे। कड़कती धूप में कोट लखपत जेल की इमारत चमक रही थी, जिसमें न जाने कितने ही अरमान कैद थे। कोट लखपत जेल के दरवाजे खुलते हैं। एक सफेद रंग की गाड़ी दरवाजे में आकर रुकती है। उसमें अख्तर फारूकी और उसका सेक्रेटरी खालिद हैं। वो गेट पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कुछ पेपर दिखा रहे हैं। उसके पास सरबजीत से मिलने की परमिशन है कि वहां खड़ा वासिम खान का खास मकसूद ये देखकर वासिम को बताने के लिए अंदर की तरफ भागता है। मकसूद जेल के गलियारों से होता हुआ उस तरफ भाग रहा है जहां अंडरग्राउंड बैरक्स बने हुए हैं। वहां खड़े 2 गार्ड्स उसे देखकर कुछ बातचीत करते हैं और उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं, जिसमें सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। उसके अंदर जाते ही गार्ड्स फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं। नीचे एक लंबा सा कॉरिडोर बना हुआ है। हर तरफ सेल बने हुए हैं, जिसमें कई कैदी जानवरों की तरह बंद हैं। सेल को कंबलों से ढका हुआ है और रह रहकर अंदर से कैदियों के कराहने की आवाजें आ रही हैं, ऐसे जैसे कि कोई जानवर अंदर कैद हो। और हर 4-5 मीटर बाद एक छोटी सी ट्यूबलाइट जल रही है, जो सिर्फ गार्ड्स को रास्ता दिखाने के लिए काफी है। जगह जगह से टप टप करती सीलन के पानी की बूंदों की आवाज। बड़ा ही भयानक माहौल है। मकसूद हर सेल का नंबर पढ़ रहा है। उसे जल्द से जल्द सेल नंबर 163 तक पहुंचना है, जिसमें सरबजीत कैद है। अचानक उसकी नजर वहां तक पहुंच जाती है जहां वासिम खान सरबजीत के सेल के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है। उसके साथ मोहिद्दीन चाचा भी खड़ा है और वो भी वहां एक भयानक मंजर देखकर एक पल के लिए डर जाता है। सेल के अंदर सरबजीत बदहाल सा, दाढ़ी बड़ी हुई, कमजोर शरीर, जमीन पर नंगा पड़ा हुआ है। बदन पर कपड़े नहीं हैं। वो ठंड से कांप रहा है। उसके सामने एक खाने की थाली पड़ी है, जिसमें 2 सूखी रोटियां और कटोरी में पानी जैसी दाल। सरबजीत की हालत देख लगता है उसे बहुत भूख लगी हुई है और वो जैसे ही थाली को छूने लगता है, सलाखों में से उसके हाथ पर एक डंडा पड़ता है। हाँ, वासिम उसके साथ ये खेल खेल रहा था कि सरबजीत जैसे ही खाने की प्लेट को छूने की कोशिश करता है, वासिम उसकी उंगलियों पर डंडा मार देता है और सरबजीत दर्द के मारे करा कर हाथ पीछे कर लेता है और कोने में दुबक जाता है। उसमें तो इतनी भी शक्ति नहीं कि वो जोर से चिल्ला सके, बस मुंह खोलकर दर्द का इजहार करता है। आवाज नहीं निकल रही और वासिम खान इस बात का मजा ले रहा है कि वहीं साथ में खड़ा मोहिद्दीन चाचा ये देख परेशान हो जाता है। वो अगले पल वासिम की लकड़ी पकड़ लेता है। मत कीजिए इतना जुल्म जनाब, इतना जुल्म तो कोई बेजुबान पर भी नहीं करता। आज 3 दिन से मंजीत ने एक अन्नदाना भी नहीं खाया है, खाने दीजिए उसे। इतना सुन वासिम मोहिद्दीन के कंधे पर हाथ रख देता है। क्या लगता तेरा फूफा? मोहिद्दीन गुस्सा पी जाता है। वासिम आगे कहता है, दुश्मन है दुश्मन,
सरहद पार से आया था। एक तो हम दुश्मन को पाल रहे हैं और तू के इतने में मकसूद वासिम के कान में धीरे से बताता है कि अख्तर फारूकी आया है। अख्तर फारूकी का नाम सुन वासिम की आंखें गुस्से में चढ़ जाती हैं। वो कभी अंदर डरे हुए सरबजीत को देखता है तो कभी मोहिद्दीन चाचा को। वो वहां से निकल जाता है, मानो उसका इशारा था कि सरबजीत को खाना खिला दे, और मकसूद से बात करता हुआ निकल जाता है कि मोहिद्दीन चाचा नीचे झुककर सलाखों से हाथ डालकर वहां पड़ी प्लेट से एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर दाल में भिगोकर सरबजीत की तरफ बढ़ा देता है। लै मंजीते, खा लै। पर सरबजीत, वो तो एक डरे हुए जानवर की तरह कोने में दुबका हुआ है, बस आंखें ऊपर की तरफ चढ़ाकर गर्दन से ना किए जा रहा है, किसी छोटे बच्चे की तरह। साफ लग रहा है कि दिमाग में करंट खाकर उसकी दिमागी हालत भी अब ठीक नहीं है। वो मोहिद्दीन से कहता है, नहीं खानी मुझे रोटी, तू जा। कि मोहिद्दीन चाचा उसके साथ मां जैसा बर्ताव करते हुए कहता है, ठीक है, जब तक तू रोटी नहीं खाएगा ना, मैं भी नहीं जाऊंगा, बैठा हूं मैं यहां पे। इतना देख सरबजीत गर्दन झुकाकर हंसने लगता है। बड़ा जिद्दी है तू चाचा, जानता हूं, अल्लाह के खाते में अपने नंबर बना रहा है ना, मेरी सेवा करके। चाचा उसकी बात सुनकर रूठ से आता है, अपना हाथ खींचने लगता है कि सरबजीत लगभग रेंगता हुआ उसके पास आता है, उसकी कलाई पकड़कर रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लेता है। फिर उसके बाद उसके हाथ चूमने लगता है। चाचा, एक तू ही तो है इस दुनिया में जिसे कम से कम मेरी मौत की तो फिक्र है? और रोने लगता है। यह देख चाचा की आंख भी भर आती है। वो आंसू पोंछकर उसे रोटी खिलाने लगता है। उधर वासिम खान के कैबिन में अख्तर फारूकी अपने सेक्रेटरी खालिद के साथ खड़ा वहां लगे वर्ल्ड मैप को देख रहा है, जिस पर कश्मीर पूरा का पूरा पाकिस्तान में रेड लाइन से अंकित किया गया है, और साथ में दिल्ली पर भी गुलाबी रंग की लकीर खींची गई है, मानो वासिम की नजर में कश्मीर के बाद अगला टारगेट दिल्ली हो। यह देख अख्तर वासिम की इस नादानी पर हल्का सा मुस्कुरा देता है कि तभी उसे वासिम खान की आवाज चौंका देती है। और खुशामदीद जनाब फारूकी साहब, खुशामदीद। आज आपके पाक कदम इस गरीब खाने में कैसे? अपनी सफेद मूंछों को ताव देकर वासिम दोगलेपन का इशारा कर देता है। फारूकी भी एक नकली सी मुस्कान बिखेर कर उसके सामने टेबल पर एक फाइल रख देता है और कहता है, हाँ है तो ये आपका गरीब खाना वासिम मियां, जहां कई गरीब और मजलूम आपके रहमो कर्मों पर बंद हैं। खैर, हमें सरबजीत से मिलना है, यह रहा परमिशन लेटर। वासिम अनजान सा बनता हुआ फाइल उठाकर देखता है, पर जनाब हमारी जेल में इस नाम का कोई कैदी है ही नहीं। लगता है आपको गलतफहमी हुई है। फाइल लौटाते हुए कहता है। फारूकी फाइल पर हाथ रखते हुए कहता है, जिसे आप मंजीत सिंह के नाम से जानते हैं। वासिम की आंख में गुस्सा है, पर उसका असर फारूकी पर नहीं पड़ता। वो गुस्से में जोर से आवाज लगाता है, कहता है, ओए कैदी नंबर 163 को बाहर लेकर आओ। उनकी मुलाकात आई है, कहते हुए अख्तर फारूकी के सामने एक कटीली मुस्कान बिखेर देता है और अख्तर से पूछ लेता है, चाय पिएंगे जनाब? अख्तर कहता है, नहीं शुक्रिया, हम चाय पीकर आए हैं। ये कहकर उठकर बाहर जाने लगता है कि वासिम पुकार कर कहता है, ओ पी लो जनाब, जेल में कैदी भी यही पीते हैं, अब हम भी। अख्तर रुकता है, उसके पास ना करने की वजह नहीं थी। वो खालिद को बैठने का इशारा करता है। वासिम यही तो चाहता था। वो वहां खड़े दूसरे गार्ड से कहता है कि जा और 3 चाय लेकर आ, और हाँ खटाई भी। मुस्कुराते हुए अख्तर से कहता है, जनाब हमारे यहाँ खटाई बड़ी स्वाद मिलती है, बस अल्लाह ना करे कि आपको जेल की चाय और खटाई कभी खानी पड़ जाए। पर आप जी हमारे मेहमान हैं। अख्तर समझ जाता है कि वासिम के दिमाग में क्या चल रहा है। उधर काल कोठरी में चाचा सरबजीत को खाना खिला चुका है।
अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसका मुंह साफ करने लगता है कि अचानक देखता है कि 4 गार्ड्स तेजी से उस तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक मकसूद भी है। मकसूद जल्दी से सरबजीत का सेल का ताला खोलता है। चाचा पूछता है, कहां लेके जा रहे हो? मकसूद कहता है, जेलर साहब के ऑर्डर्स हैं। चाचा को समझ नहीं आता। तब तक चारों लोग सरबजीत के सेल के अंदर घुसकर उसे बाहर खींचने लगते हैं। सरबजीत कोने में घुस जाता है। वो किसी के हाथ नहीं आना चाहता, पर मकसूद उससे जबरदस्ती पकड़कर बाहर खींचकर लाता है। चाचा हाथ में खाली प्लेट लिए देखता है कि कैसे चारों गार्ड्स लगभग अधमरे सरबजीत को खींचकर ले जा रहे हैं। जगह जगह जलती ट्यूबलाइट की हल्की सी रोशनी में सरबजीत के नग्न बदन की हड्डियां दिख रही हैं। वो तो ठीक से सीधा चल भी नहीं पा रहा। कहां ले गए थे ये लोग सरबजीत को? क्या दलबीर के यकीन को फिर से धोखा मिलेगा? वासिम खान कोई नई चाल चलने वाला था? और क्या अख्तर फारूकी अपना वादा निभाने में कामयाब होगा? जानेंगे अगले भाग में। तब तक मेरे यानी राजेश बेरी के संग सुनते रहिए कहानी दलबीर कौर, सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर। तब तक के लिए अपने आसपास के रिश्तों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद। ये धारा